आज के क्लास में हम लोग समझेंगे कि ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग किसको कहते हैं और ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है, कैसे ब्रीदिंग संपन्न हो जाता है। यह जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यह टॉपिक क्लास 10th के बायोलॉजी का दूसरे चैप्टर से जुड़ा हुआ है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि ब्रीदिंग क्या है। देखिए, बच्चों से जब बात हम लोग करते हैं, बच्चों से जब पूछते हैं कि श्वसन क्या है, तो आमतौर पर बच्चे यही बताते हैं कि श्वास लेने और श्वास छोड़ने की क्रिया श्वसन है। परंतु विज्ञान की भाषा में श्वास लेने और श्वास छोड़ने की क्रिया को हम लोग श्वसन नहीं बोलते। हाँ, यह सही है कि श्वास लेने और श्वास छोड़ने की क्रिया श्वसन में सहयोगी है, परंतु श्वसन नहीं है। तो फिर क्या है? श्वास लेने और श्वास छोड़ने की क्रिया है क्या? श्वास लेने और श्वास छोड़ने की क्रिया को हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं। यह जो टर्म ब्रीदिंग लिखा हुआ है, इस ब्रीदिंग का मतलब क्या है? व्हाट इज ब्रीदिंग? तो ब्रीदिंग का मतलब हुआ श्वास लेना और श्वास छोड़ना, वह क्रिया जिसके अंतर्गत हम श्वास शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं और शरीर से बाहर छोड़ते हैं। इस क्रिया को हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। कुल मिलाकर के अगर इसका उत्तर पूछा जाए तो सिंपल रूप में आप बोल सकते हैं कि श्वास लेने और श्वास छोड़ने की क्रिया को हम ब्रीदिंग कहते हैं। हिंदी में इसको हम लोग श्वासोच्छ्वास, थोड़ा सा डिफिकल्ट टर्म है, श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। तो ब्रीदिंग का मतलब यही हुआ, सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया को हम क्या बोले? ब्रीदिंग कहें। तो यहाँ पर दो बातें आ गई, एक श्वास लेना और एक श्वास छोड़ना। दोनों में डिफरेंस क्या हो जाते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। तो जो सांस लेने की क्रिया है उसको हम लोग अलग से एक नाम देते हैं, उसको बोलते हैं प्रश्वास। प्रश्वास, यह प्रश्वास क्या है? तो प्रश्वास कहते हैं श्वास लेने की क्रिया, प्रश्वास। इंग्लिश में इसको कहते हैं इनहेलेशन, या इसको ही हम इंस्पायरेशन बोलते हैं। इनहेलेशन या इंस्पायरेशन, इसमें होता क्या है? एक्चुअली इसमें क्या करते हैं हम लोग? तो वायुमंडल में जो गैस है, उपस्थित गैस है, उस गैस को ग्रहण करते हुए फेफड़े तक पहुंचाते हैं। वायुमंडल के गैस को फेफड़े तक पहुंचाना इनहेलेशन है, प्रश्वास है। इनटेक ऑफ एयर, इनटेक ऑफ एयर, एयर को इनटेक किए और उसको कहाँ तक पहुंचाए? फेफड़ा तक पहुंचाए। तो यह क्रिया प्रश्वास कहलाएगी। उसके बाद हम सांस छोड़ते हैं। इस क्रिया में क्या करते हैं? इसमें फेफड़े के अंदर जो गैस भरा हुआ है, जो एयर भरा हुआ है, उस एयर को पुनः वायुमंडल तक पहुंचाते हैं। एक्सहेलेशन ऑफ एयर, एक्सपेलिंग ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स टू एटमॉस्फेयर, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम उच्च श्वास। श्वास, यह क्या है? एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन, या इसको हम लोग कहते हैं एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन, एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन। तो यह दो क्रियाएं एक साथ संपन्न होगी। तो इस दोनों को एक साथ अगर हम नाम देंगे तो हम कहेंगे क्या है? श्वासोच्छ्वास, श्वास। या इस दोनों को एक साथ हम नाम देंगे तो क्या देंगे? इसको कहेंगे हम लोग ब्रीदिंग। दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। इसको कहेंगे हम लोग ब्रीदिंग। यह ब्रीदिंग हो गया। मतलब एक्सहेलेशन और इनहेलेशन दोनों मिलकर के क्या कहलाएगा? ब्रीदिंग। तो यहाँ पर इंस्पायरेशन क्या है?
intake of air from atmosphere into the lungs। वायुमंडल के हवा को ग्रहण कर फेफड़ा तक पहुंचाना प्रश्वास है, इंस्पायरेशन है, इनहेलेशन है। और फेफड़े में भरी गैस को वायुमंडल तक पहुंचाना क्या है? एक्सपायरेशन है, एक्सहेलेशन है या उच्छ्वास है। दोनों मिल करके क्या बनाता है? ब्रीदिंग। तो कुल मिलाकर के यहाँ तक हमने समझा कि श्वास लेने और श्वास छोड़ने की जो क्रिया है उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। अब इसमें होता क्या है, जरा इसको देखिए। यह जो क्रिया है, प्रश्वास की जो क्रिया है, इनहेलेशन की जो क्रिया है, इसमें हम इनटेक ऑफ एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर से एयर को ग्रहण करते हैं। तो एटमॉस्फेयर से जब एयर को ग्रहण करेंगे तो कौन कौन सा गैस ग्रहण करेंगे? तो जो एटमॉस्फेयर में, इस एटमॉस्फेयर में जो भी एयर है, जो भी गैस है, उस सब गैस को हम लोग फेफड़ा तक पहुंचाते हैं। सभी गैस, जैसे देखिए नाइट्रोजन है, आपके पास नाइट्रोजन भी है। नाइट्रोजन कितना है? 78%। यह सब फेफड़ा में जाएगा। आपके पास एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है 21%, यह भी जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, यह भी जाएगा। उसके बाद कुछ इनर्ट गैस है, कुछ नोबल गैस है, जैसे आर्गन वगैरह मुख्य रूप से है। तो यह जो नोबल गैस आर्गन है 0.93%, यह भी आपके फेफड़ा में जाएगा। और वाटर वेपर, आपके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर भी होते हैं, वे भी जाएंगे। वाटर वेपर बहुत कम मात्रा में है, लिटिल अमाउंट में है, तो वाटर वेपर भी गया, आपके फेफड़ा में गया। तो जब आप एयर को इनटेक करते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं, तो ये सभी गैस आपके फेफड़ा तक पहुंचता है। इसमें नाइट्रोजन भी जाएगा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सब आपके फेफड़ा तक पहुंचेगा। अब जब आप सांस छोड़िएगा, जब एटमॉस्फेयर में फेफड़ा से एटमॉस्फेयर में जब एयर को छोड़िएगा, भेजिएगा, तब कौन कौन गैस जाएगा और उसका परसेंटेज कितना होगा, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब देखिए नाइट्रोजन 78% है, तो आपका जो नाइट्रोजन जितना है उतना ही बाहर निकलता है। इसका मतलब यह हुआ कि रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग के दौरान आपके इसका कोई यूज नहीं होता है, नाइट्रोजन का कोई यूज नहीं होगा। ऑक्सीजन जो है यह घट जाएगा। अभी एटमॉस्फेयर से आपने 21% लिया, लेकिन जब आप सांस छोड़िएगा तो 21% ऑक्सीजन बाहर नहीं जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि ऑक्सीजन का यूज आपका शरीर किया, बाकी गैस का यूज नहीं किया। तो ऑक्सीजन का लगभग 16 से 17%, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, 16 से 17% बाहर जाता है। इसका मतलब हुआ 4 से 5% तक ऑक्सीजन का यूज हो जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का देख लीजिए, इसको ध्यान में रखिए। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% आपने लिया, लेकिन 4 से 5% के आसपास, जिसको 4.4% भी कुछ किताब लिखता है, तो 4 से 5% इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी। इसका मतलब यह है कि आपके शरीर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, वह कार्बन डाइऑक्साइड आपके फेफड़े तक पहुंचा और फिर आप उसको बाहर कर दिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा यहाँ पर बढ़ जाएगा। आर्गन जो है, आर्गन का कोई यूज नहीं होगा, आर्गन जस का तस रहेगा। और वाटर वेपर, यहाँ ध्यान रखना है, यह जो वाटर वेपर होगा, यह वाटर वेपर, आपके शरीर में वाटर वेपर बनता है, हम बताएंगे कि कैसे बनता है। तो वाटर वेपर आपका अलॉट, अधिक मात्रा में, आपका जितना आप वाटर वेपर लिए थे इंस्पायरेशन के दौरान, सांस लेने के दौरान, उससे अधिक मात्रा में वाटर वेपर निकलेगा। तो यहाँ 2-3 चीजें हमको देखने की जरूरत है। क्या है?
जब हम सांस लेते हैं तो उसमें वायुमंडल में जो भी गैस है उसको अपने शरीर के अंदर, अपने फेफड़ा के अंदर ग्रहण कर लेते हैं। उसमें से ऑक्सीजन का यूज होता है, बाकी का यूज नहीं होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि श्वसन की क्रिया में कौन सा गैस ग्रहण करते हैं, तो उसका उत्तर होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यूज होता है, कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा, जब हम श्वसन बताएंगे वहाँ पर आपको समझाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमको तत्काल देखना है कि हमने 21% ऑक्सीजन प्रश्वास के दौरान, इनहेलेशन के दौरान या इंस्पायरेशन के दौरान हमने 21% ऑक्सीजन ग्रहण किया था एटमॉस्फेयर से। लेकिन जब हम सांस छोड़े उस समय ऑक्सीजन का परसेंटेज देखा गया तो 16 से 17% था। इसका मतलब कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का यूज हुआ, हमारा शरीर ऑक्सीजन का यूज किया। तो ऑक्सीजन का यूज किया, इसलिए हम कहेंगे कि श्वसन की क्रिया में हम लोग ऑक्सीजन का यूज करते हैं, ऑक्सीजन गैस इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमने लिया था 0.03% और बाहर निकला 4 से 5%। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं और ब्रीदिंग के बाद जब श्वसन की क्रिया होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनते हैं, वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस फेफड़ा तक आता है, फिर बाहर जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ेगा, इसको ध्यान में रखना है। 2-3 चीज इसमें ध्यान रखना है। एक, ऑक्सीजन का परसेंटेज घट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ जाएगा, वाटर वेपर का परसेंटेज बढ़ जाएगा। थोड़ा सा वाटर वेपर गया था और अधिक मात्रा में वाटर वेपर आया। कुल मिलाकर के हम यहाँ पर क्या समझे? कुल मिलाकर हमने यहाँ समझा कि ब्रीदिंग क्या है। ब्रीदिंग का मतलब हुआ कि वह तरीका, वह प्रोसेस जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। मतलब सांस लेने की क्रिया और सांस छोड़ने की क्रिया को हम ब्रीदिंग कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं उस प्रोसेस में वायुमंडल से गैस को ग्रहण कर फेफड़ा तक पहुंचाते हैं, और सांस जब छोड़ते हैं तो उस प्रोसेस में फेफड़ा से वायुमंडल तक गैस को पहुंचाते हैं। तो यही क्रिया दोनों मिल करके, मतलब प्रश्वास और उच्छ्वास, इनहेलेशन या एक्सहेलेशन, दोनों मिल करके क्या होता है? ब्रीदिंग कहलाता है। यहाँ पर हमने समझा कि ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग के दौरान कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं और ब्रीदिंग में कौन सा गैस यूज करते हैं और किस गैस के परसेंटेज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हमने यहाँ पर देखा। एक चीज यहाँ पर हम और जानेंगे, रेट ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का रेट क्या है? देखिए, इन एडल्ट में, मैच्योर मैन में, मैच्योर जो एडल्ट लोग हैं उनमें रेट ऑफ ब्रीदिंग जो होगा, रेट ऑफ ब्रीदिंग जैसे हम लोग हैं उसमें कितना रेट ऑफ ब्रीदिंग होगा? 14 से लेके 15 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में किसी में 14 बार ब्रीदिंग हो जाएगा, सांस लेना सांस छोड़ना, किसी में 15 बार, किसी में 17 बार। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन एक अनुमान है कि आप 14 से लेके 20 तक आप इस रेशियो को रख सकते हैं। रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एडल्ट मैन 14 to 15 टाइम्स पर मिनट। लेकिन जो इन्फेंट्स होते हैं, न्यूली बॉर्न चाइल्ड होते हैं, उनमें रेट ऑफ ब्रीदिंग अलग होता है। न्यूली बॉर्न चाइल्ड में रेट ऑफ ब्रीदिंग कितना होगा? तो 30 से 60 टाइम्स पर मिनट, इसको ध्यान रखना है। रेट ऑफ ब्रीदिंग इन न्यूली बॉर्न चाइल्ड, जो नया बच्चा जन्म लिया है, जो बच्चा अभी जन्म लिया है, नया बॉर्न है, 1-2 माह का है, उसमें रेट ऑफ ब्रीदिंग बहुत फास्ट होता है। 30 से 60, ध्यान में रखिएगा, टाइम्स पर मिनट। 30 से लेके 60 टाइम्स, इतना बार पर मिनट, 1 मिनट में 30 से 60 बार होगा।
अब हमको यहाँ समझना है कि जो न्यूली बोर्न चाइल्ड होते हैं उसमें रेट ऑफ ब्रीदिंग इतना फास्ट क्यों होता है। वाई न्यूली बोर्न चाइल्ड हैव फास्ट रेट ऑफ ब्रीदिंग, क्यों होते हैं उसमें रेट ऑफ ब्रीदिंग फास्ट, इसको समझिए। जो न्यूली बोर्न चाइल्ड है उसमें रेट ऑफ ब्रीदिंग क्यों फास्ट होगा, इसको समझ लीजिए। देखिए होता क्या है, जो न्यूली बोर्न चाइल्ड होते हैं उसमें जो ग्रोथ होता है, उसमें जो ग्रोथ होगा वह ग्रोथ बहुत फास्ट होता है। न्यूली बोर्न चाइल्ड में जो नवजात शिशु होते हैं, नए जन्मे हुए बच्चे होते हैं, उसमें रेट ऑफ ब्रीदिंग बहुत फास्ट होता है। क्यों रेट ऑफ ब्रीदिंग बहुत फास्ट होगा, तो उसमें जो ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है, वृद्धि और विकास हो रहा है, वह वृद्धि और विकास बहुत फास्ट होता है। तो वृद्धि जब फास्ट होगा इसका मतलब यह है कि उसमें मेटाबॉलिक रेट, इसको समझना होगा, उसका जो मेटाबॉलिक रेट होता है यह भी बहुत फास्ट होता है। अभी मेटाबॉलिक रेट है क्या, जरा इसको समझिए। न्यूली बोर्न चाइल्ड में ग्रोथ फास्ट होता है, इसका मतलब यह हुआ कि उसमें मेटाबॉलिक रेट फास्ट होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि देखिए हमारा शरीर जो है बहुत सारा काम करता है, चाहे हम आराम की स्थिति में रहे तब या कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तब, दोनों स्थिति में हमारे शरीर के द्वारा बहुत सारे काम किए जाते हैं और इस काम को करने में शरीर के द्वारा बहुत सारी ऊर्जाएं खर्च होती है। कोई भी ऑर्गन हमारा शरीर काम करेगा तो उसमें एनर्जी खर्च होगा, तो एनर्जी खर्च होने का जो दर है, जो रेट है, उसी रेट को कहते हैं मेटाबॉलिक रेट। चूंकि उसमें वृद्धि होना है, उसमें विकास होना है, नया बॉर्न बच्चा है, नया जन्मा हुआ है, तब वृद्धि विकास तेजी से होगा तो शरीर के जो ऑर्गन है वे बहुत फास्ट काम करेंगे और फास्ट काम करेंगे, एनर्जी का जो खपत होगा, एनर्जी का जो यूज होगा वह तेजी से होगा। तो मेटाबॉलिक रेट हाई हो गया, इसका मतलब हो गया कि एनर्जी का खपत उस शरीर में, उस बच्चों में अधिक है। तो मोर एनर्जी कंजम्पशन, मेटाबॉलिक रेट का मतलब हुआ कि इसका एनर्जी कंजम्पशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, एनर्जी यह ज़्यादा इंटेक करेगा। और जब एनर्जी ज़्यादा इंटेक करेगा तो इसको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। हम जब रेस्पिरेशन समझाएंगे उस समय बताएंगे आपको कि अधिक एनर्जी के लिए अधिक ऑक्सीजन कैसे चाहिए। तो इसमें एनर्जी ज़्यादा खर्च होगा तो इसको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, और ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन ज़्यादा के लिए हमको बार बार जल्दी सांस लेना पड़ेगा, तब तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन हम ले पाएंगे। इसीलिए बार बार जल्दी सांस लेने के लिए उसमें क्या होता है, उसमें रेट ऑफ ब्रीदिंग जो होता है बहुत हाई हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। दूसरा चीज़ कि उसका फेफड़ा जो है अभी विकसित नहीं है, शरीर के अंग विकसित नहीं है, सबका डेवलपमेंट होना है। तो डेवलपमेंट के लिए भी क्या होता है कि उसमें ऑक्सीजन की अधिक ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से हम लोगों ने आज के क्लास में समझा कि ब्रीदिंग क्या है, रेट ऑफ ब्रीदिंग कैसे न्यूली बोर्न चाइल्ड में ज़्यादा होता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या डिफरेंस है, इसको समझा। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन क्या है, या उससे पहले हम लोग देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है। हम जो ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसका तरीका क्या है। धन्यवाद।